हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारे इस चैनल पर अब जो कंटेंट है और लेक्चर्स हैं उनको अपडेट किया जाएगा, और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से प्री और मेंस के लिए पीवाईक्यू और मॉडल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो है जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका क्रमिक विकास। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट ओरिजिन ऑफ अर्थ, सेकेंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ तो आपको सिंपली समझ में आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। बट एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में हमें क्या पढ़ना है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में वैसे तो देखा जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अभी तक का जितना भी क्रमिक विकास इस पृथ्वी के पर हुआ है वो सभी इस टॉपिक के अंदर आ सकता है। बट हमें जो पढ़ना है वो मेनली तीन चीज़ पढ़ना है। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये तीन चीज़ पढ़ना है। लिथोस्फीयर स्थलखंड, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ओके, देखा जाए लिथोस्फीयर हमारा हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोस्फीयर हो गया ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेयर हो गया क्लाइमेटोलॉजी। इन तीनों को मिला दें फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो पढ़ना तो हमको यही तीन चीज़ें। बट इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर की तरह से भी इसको थोड़ा ट्रीट करते हैं, और थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आप इस टॉपिक से और कनेक्ट हो पाओ और आगे ज्योग्राफी में आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उससे भी कनेक्ट हो पाओ। देखो, ये तीनों चीज़ें पहले हम बनाएंगे, इन तीनों का इवोल्यूशन हम देखेंगे। अब ये तीनों चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी। एटमॉस्फेयर बन गया, हाइड्रोस्फीयर बन गया, लिथोस्फीयर बन गया। तीनों जो जहाँ इंटरेक्ट करती हैं वो एक ऐसा जोन बनाएंगी जहाँ पे लाइफ विल बी पॉसिबल, एंड दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर बिकम पार्ट ऑफ आवर ज्योग्राफी। ओके, अब लाइफ पॉसिबल हो गया, कुछ जीवों की उत्पत्ति हुई, उन्हीं में से एक जीव जो बना दैट वाज ह्यूमन। कौन था? मनुष्य जाति। ठीक है, मनुष्य जाति की उत्पत्ति से पहले जो हमारा अर्थ सरफेस था, उस अर्थ सरफेस पर केवल और केवल एक ही प्रकार का लैंडस्केप पाया जाता था, दैट वाज नेचुरल लैंडस्केप। नेचुरल लैंडस्केप। बट मनुष्य के उत्पत्ति के बाद से ही नज़र लग गई इस नेचुरल लैंडस्केप को। मनुष्य क्या हुआ, पहले तो शुरुआत आरंभ के दिनों में वो तो नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड था। केव में रहता था, फॉरेस्ट में जो चीज़ें उसको मिल जाता था वही ले करके उसको गैदर करके खाता था, हंटिंग करता था, ईटीसी। बट धीरे धीरे ह्यूमन इवॉल्व हुआ और उसने क्या किया, नियोलिथिक पीरियड में पहली बार एग्रीकल्चर करना शुरू किया। ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से नेचुरल लैंडस्केप का कुछ हिस्सा ह्यूमन एग्रीकल्चर में यूज़ किया, कुछ हिस्सा अपने सेटलमेंट के लिए यूज़ किया। सेटलमेंट मतलब बसावट। बसावट का मतलब हो गया कि जो घर और बनाना। ठीक है, सेटलमेंट के लिए यूज़ किया। आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो इस पीरियड में जो मनुष्य था उसने कुछ बिल्डिंग्स बनाए, कुछ रोड्स बने लोकल, कुछ हमारा जो है वो स्टोर हाउस बने, और साथ ही साथ मार्केट बना। इसके बाद की पीरियड की बात करें तो उसमें स्तूपा बना, रोड्स और डेवलप हुए। महाजनपदा पीरियड आया तो उसमें पॉलिटिकल बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गए। गुप्ता काल में टेम्पल बनना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट में आता है, अस्तित्व में आता है, जिस वजह से हमारा नेचुरल लैंडस्केप का जो पार्ट था
धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसमें ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर या कह सकते हैं एक नया लैंडस्केप डेवलप होगा जिसको हम नाम देंगे ह्यूमन लैंडस्केप। तो इस प्रकार से पृथ्वी के सतह पर अब दो लैंडस्केप बन गए, एक हो गया हमारा नेचुरल लैंडस्केप और दूसरा हो गया ह्यूमन लैंडस्केप। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं पृथ्वी के सतह के बारे में। अब पृथ्वी के सतह पर ही ह्यूमन लैंडस्केप भी है, नेचुरल लैंडस्केप भी है, और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना शुरू हो गए। तो इसलिए इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी ये आता है ज्योग्राफी के पार्ट में। ओके, थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो ज्योग्राफी का गोल भी हमें समझ में आ जाएगा कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ना शुरू किया। जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा उसकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो वो क्या करेगा, जो नेचुरल लैंडस्केप है पहले तो उसका एरिया ऑक्यूपाई करेगा और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं हमारा उनको यूज़ करना शुरू करेगा अपने लिए। धीरे धीरे ह्यूमन जो है उसका नेचर भी होगा ग्रीडी, मनुष्य जो लालची हो जाएगा, और ज़्यादा मुझे चाहिए और ज़्यादा मुझे चाहिए, और इस प्रकार से ह्यूमन क्या करेगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेगा किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेगा, जिसके वजह से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ठीक है नेचर और ह्यूमन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हम जो है डेवलपमेंट करें, लेकिन वो डेवलपमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि आज की हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और बचा हुआ जो रिसोर्सेज है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बिकम द गोल या अल्टीमेट ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। मतलब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इसका अल्टीमेट क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना होना चाहिए। इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दो प्रकार की ज्योग्राफी बनाई गई, दोनों को समझ करके हमको एक गोल को अचीव करना है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये था थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, बट हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे और सबसे पहले पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तो छोटे छोटे वीडियो 2-3 में बना देता हूँ। पहला बनाऊँगा ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। ओरिजिन ऑफ अर्थ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं हमारे रेफरेंसेस क्या हैं। तो ये है एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, इसमें देखिए दिया है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, और इसमें भी मेंशन किया है कि बहुत सारे थ्योरीज थे, बहुत सारे थ्योरीज दिए गए बाय वेरियस फिलोसफर अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, जिनमें से सबसे प्रमाणित जो होता है वो हमारा होता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक, कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी है। तो इसी का हमें स्टडी करना है। तो हमारा जो रेफरेंस होगा वो क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। तो बात करें ओरिजिन ऑफ अर्थ की, तो मैंने जैसे अभी दिखाया आपको कि एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत सारा थ्योरी मेंशन है जो वेरियस फिलोसफर के द्वारा दिए गए, बट इसमें से सबसे प्रमाणित जो हमारा है वो कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी है। एक्चुअली हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो रिलेट करता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्स का ओरिजिन समझना पड़ेगा। बिग बैंग थ्योरी was given by George Lemaitre in 1927। तो जॉर्ज लेमेत्रे जो बताते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो,
ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। इसके पहले की कहानी नहीं बताते हैं, इसके बाद की कहानी शुरू होती है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व देयर वाज ए टीनी बॉल शेप स्ट्रक्चर इन विच, जिसमें all matters forming universe where existed। ठीक है, जितने भी मैटर्स यूनिवर्स को बनाते हैं वो सारे मैटर्स और सारे एनर्जी कहाँ पे एग्जिस्ट करते थे? एक छोटे से टिनी बॉल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते थे। कहाँ अवस्थित थे? छोटे से टिनी बॉल स्ट्रक्चर में अवस्थित थे। मतलब इमेजिन करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि जितना मटेरियल, सपोज करो आज जो हमारा ब्रह्मांड है वो तारों से मिलके बना है, प्लैनेट से मिलके बना है, एस्ट्रॉयड है, मेटोर्स है, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ जो थे वो इसी के अंदर थे, मतलब ब्लैक होल भी इसी के अंदर अभी है। ठीक है, तो इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट यही थ्योरी है। अब ये जो टिनी बॉल स्ट्रक्चर था उसको और नाम दिया गया सिंगुलर एटम या सिंगुलरिटी का नाम दिया गया। सिंगुलर एटम या सिंगुलरिटी का नाम दिया गया। तो इस सिंगुलरिटी का हम कैरेक्टरिस्टिक अगर बताना चाहें तो इसका क्या होगा? पहली बात है कि इस इतना बड़ा, इतना ज़्यादा, इतना सब कुछ मटेरियल्स और एनर्जी इस छोटे से प्लेस में एग्जिस्ट है। इसका मतलब है कि इसको इमेजिन करना मुश्किल है, तो अनइमेजिनेबल वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा, इतना ज़्यादा मैटर, इतना ज़्यादा एनर्जी एक छोटे से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब होगा उसका डेंसिटी कैसा होगा? इनफाइनाइट डेंसिटी। बिकॉज इतना एनर्जी इतने छोटे से स्थान में है, इसलिए इनफाइनाइट टेम्परेचर। तो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सिंगुलरिटी। ठीक है, फिर से थ्योरी को मैं शुरू करता हूँ। 13.7 अरब वर्ष पूर्व जॉर्ज लेमेत्रे बताते हैं कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व जितना भी एनर्जी और मैटर्स जो आज यूनिवर्स को बनाते हैं वो एक छोटे से पी शेप स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, पी शेप स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते थे, जिसको हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। फिर क्या होगा? अब ये इतना ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा मटेरियल्स एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आप क्या करना चाहेगा? फटना चाहेगा, एक्सप्लोड होना चाहेगा। वही होता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व, मतलब वही टाइम पीरियड है, ये बिलियन ईयर्स होगा। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व इट एक्सप्लोडेड। जो टिनी बॉल था इट एक्सप्लोडेड। जब ये एक्सप्लोड करेगा तो पहली बात प्रचंड विस्फोट होगा, प्रचंड विस्फोट होगा। और इस इवेंट को यूनिवर्स के हिस्ट्री में बिग बैंग इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिग बैंग इवेंट बोलेंगे। ओके, जब ये एक्सप्लोड होगा तो इसमें से एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी। इतना प्रचंड विस्फोट हुआ कि इसमें से बहुत सारा एनर्जी निकला। अब वो एनर्जी निकलने के बाद क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। मतलब ये हमारा टिनी बॉल था, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद जो एनर्जी निकला वो क्या किया? एक्सपेंड किया। जो एक्सपेंड कर रहा है, ये जो इसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, यही यूनिवर्स का स्पेस क्रिएट हो रहा है। यूनिवर्स में ये स्पेस क्रिएट हो रहा है, इसका एक्सपेंशन यूनिवर्स में क्या कर रहा है? स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो ये एनर्जी जो एक्सपेंड करना शुरू करेगा, यहाँ पे जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट करना शुरू करेगा बाय द इक्वेशन दैट वाज गिवन बाय द आइंस्टीन E=mc²। मतलब एनर्जी का मास में कन्वर्जन होना इज़ पॉसिबल। तो एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। बिफोर द एक्सप्लोजन के पहले यहाँ पर एक एटम तक नहीं है। हाँ, सिंगुलरिटी है बट एक भी एटम नहीं है, यही थ्योरी है। सिंगुलरिटी है बट एटम एक भी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन एटम भी अभी फॉर्म नहीं हुआ है। जब ये एक्सप्लोजन होगा, एनर्जी निकलेगा, ये एनर्जी सबसे पहले मास में कन्वर्ट होगा और जिसकी वजह से हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल बनेंगे। क्या बनेगा? सब एटॉमिक
पार्टिकल्स बनेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटॉन। ठीक है, इनका फॉर्मेशन होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा। एनसीईआरटी की लाइन कहता है, ठीक है, कि विथ इन द फर्स्ट 3 मिनट आफ्टर द बिग बैंग इवेंट, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम बिगेंस टू फॉर्म। विथ इन फर्स्ट 3 मिनट आफ्टर बिग बैंग फर्स्ट हाइड्रोजन एटम बिगेंस टू फॉर्म, मतलब 3 मिनट के अंदर अंदर जैसे ये इवेंट होगा, बिग बैंग इवेंट होगा, उसके 3 मिनट के अंदर अंदर पहला हाइड्रोजन एटम फॉर्म करना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम, अब ये कैसे बनेगा हाइड्रोजन एटम, देखिए समझिएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मस्त मौला कहीं घूम रहे थे यूनिवर्स में, जितना भी स्पेस अभी एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, सब आराम से ऐसे ही घूम रहे थे यूनिवर्स में। प्रोटॉन यहाँ घूम रहा है, न्यूट्रॉन यहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर घूम रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल करके दोनों ने क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया। फिर उन्होंने कहा अरे इलेक्ट्रॉन भाई को पकड़ो, इलेक्ट्रॉन भाई को पकड़ा और बनाया पहला एटम। कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, पहला एटम दैट वाज हाइड्रोजन। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन एटम मिल गया, अब यूनिवर्स की एक अलग कहानी शुरू होगी। अब देखो, ये हाइड्रोजन एटम हमारे कह सकते हैं अर्ली यूनिवर्स में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इनका जो वितरण था, वो अनइवन था, मतलब समान नहीं था, असमान था। इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि ये हमारा यूनिवर्स है, सपोज करो इतना ही स्पेस हमारे यूनिवर्स में बना है और सभी जगहों पे यही क्रिया हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल मिल करके पहला हाइड्रोजन एटम फॉर्म किए हैं। तो जगह जगह पे हाइड्रोजन एटम फॉर्म हुआ, बट कहीं पे इनका कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा हो गया और कहीं पे इनका कंसंट्रेशन कम रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अर्ली यूनिवर्स है, ये हमारा अर्ली यूनिवर्स का फिगर है। अर्ली यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स थे, ऑल मैटर्स अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस, जो भी मैटर्स थे, हाइड्रोजन गैस था, वो सभी क्या, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था अर्ली यूनिवर्स में कैसा था, अनइवन था, असमान था। इस असमान डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से व्हाट विल क्रिएट, डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा। इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, फिर कहेगा बस आगे का मामला मैं संभालता हूँ, मैं आ गया दादा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रवृत्ति जानते हैं, जहाँ पे मैटर्स ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे से पास पास में थे, उनके पास ज़्यादा शक्ति हुई ग्रेविटेशनल वाली, उन्होंने और जो एटम्स है और जो मटेरियल्स है उनको अपने तरफ खींचना शुरू किया। ठीक है, जिसके वजह से हमारे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे क्लाउड बने, बहुत सारे क्लाउड बने। ठीक है, ये क्लाउड हाइड्रोजन एटम प्लस अदर जो भी डस्ट पार्टिकल या मटेरियल्स थे यूनिवर्स में, उनका एक क्लाउड है। ओके, क्या है, हाइड्रोजन एटम और मटेरियल्स, ये मिलके क्या बनाए, एक क्लाउड बनाए, एंड दिस क्लाउड इज नोन एज नेबुला। तो इस प्रकार से हमारा नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। ओके, नेबुला बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब नेबुला में, तो नेबुला क्या है, इट इज़ ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। नेबुला इज व्हाट, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, प्राइमरली हाइड्रोजन। ओके, अब ये नेबुला जो है, इसके अंदर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन था हाइड्रोजन एटम का, ये डिफरेंट होगा। कैसे, एक नेबुला को मैं निकाल के ले आता हूँ। अब इस नेबुला के अंदर देखिएगा, ये है नेबुला। यहाँ पे जो सेंटर होगा, इस सेंटर में हाइड्रोजन एटम क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब पास पास होंगे, और बाहर दूर दूर होंगे। और ये अभी भी
दूसरे हाइड्रोजन एटम को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाहर से फोर्स लगेगा, हाइड्रोजन एटम आपस में जो सेंटर की तरफ हैं कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट जनरेट होगा, जिस एनर्जी को ले करके हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज़ होना शुरू करेंगे और फ्यूज़ होकर के बनाएंगे हीलियम एटम एट द कोर ऑफ नेबुला। कहाँ पे बनाएंगे? नेबुला के कोर पे। तो एट द कोर ऑफ नेबुला, एट कोर ऑफ नेबुला न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्टेड। जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम गिव्स आउट हीलियम एटम, और इस तरीके से नेबुला के कोर पे फॉर्मेशन होगा किसका? स्टार का। इस प्रकार से हमारा सूर्य बनेगा। ठीक है, चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी बस आप चीज़ों को देख लो। ठीक है, नोट्स भी दिखाया जाएगा आपको, डोंट वरी, नोट्स आपके पास रहेगा। अब आपने कहा सर ये हो गया हमारा स्टार का फॉर्मेशन। अभी उसके किनारे जो है हमारा क्या है? हाइड्रोजन एटम और जो भी मटेरियल्स हैं, ये सभी क्या करेंगे? एक डिस्क से पे, डिस्क का मतलब समझते हैं सीडी देखे हो ना, जो पहले मूवीज़ देखने के लिए ले आते थे। ठीक है, डीवीडी प्लेयर में डाल के उसको चलाया जाता था मूवी। तो ये जो सीडी के स्ट्रक्चर में, मतलब डिस्क शेप में, यहाँ पे क्या होगा? इसके किनारे किनारे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। किसके? नेबुला के कोर के, मतलब स्टार के। और उस डिस्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन एटम और डस्ट पार्टिकल, या कह सकते हैं जो अदर मटेरियल्स हैं, वो सभी क्या करेंगे? ये सभी रिवॉल्व करेंगे। अब रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ इन द डिस्क। ऐसे कई डिस्क बनेंगे। ये दूसरा डिस्क, यहाँ भी सेम चीज़, ये उसके बाद तीसरा डिस्क, ऐसे ही वहाँ भी सेम चीज़। तो ये हाइड्रोजन एटम और जो भी मटेरियल्स हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। इनके अट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे वो आपस में आकर के क्या करेंगे? कंबाइन होंगे, और उसी डिस्क में स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बनेगा, विच इज नोन एज प्लैनेटेसिमल। स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज प्लैनेटेसिमल। मतलब अब क्या स्ट्रक्चर होगा? देखो, ये हो गया हमारा स्टार, उसके चारों तरफ ये हो गया हमारा प्लैनेटेसिमल, जो ये मैं येलो से ड्रा कर रहा हूँ। छोटे 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 ढेर सारे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स डेवलप होंगे। ऐसे ही दूसरे डिस्क में वहाँ भी यही चीज़ होगा, तीसरे डिस्क में, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या करेंगे? ये आपस में कंबाइन होना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब प्लैनेटेसिमल जो है ये आपस में कंबाइन करना शुरू करेंगे, और उनके कॉम्बिनेशन से एक लार्ज बॉडी बनेगा, जिसको हम नाम देते हैं प्लैनेट। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेट बन रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन से इनके बन रहा है, तो शुरुआती स्टेज में ये वोलेटाइल स्टेट में होगा। वोलेटाइल स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इनको आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने की वजह से उनका क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन से वहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा? वोलेटाइल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल्स था, हाइड्रोजन गैस था, डस्ट पार्टिकल था, etc, वो सभी के कॉम्बिनेशन से तो बना, लेकिन कैसे बनेगा? वोलेटाइल स्टेट में बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। कहने का मतलब है कि हमारा जो स्टार था वो नेबुला का सेंटर फॉर्म किया, और उसके किनारे जो डिस्क में बहुत सारे प्लैनेट्स बने, वो प्लैनेट्स शुरुआती दिनों में, अपने आरंभ के टाइम में, कह सकते हो इनिशियल पीरियड में, वोलेटाइल स्टेट में रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमारे अर्थ और सोलर सिस्टम का भी निर्माण
हुआ, जिसमें से आप देखेंगे कि हमारा नेबुला का जो सेंटर था वो हमारा कौन ले लिया, वो हमारा सन हो गया। और उसके किनारे फिर हमारा पहला प्लैनेट बना मरकरी, दूसरा वेनस, अर्थ, मार्स, ईटीसी। ठीक है, आइए नोट से इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जैसा कि मैंने एनसीईआरटी में दिखाया था, देयर आर वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 13.7 बिलियन ईयर्स एगो all matters forming universe existed in the form of a teeny ball, singular atom या singularity, जो मैंने बताया था आपको। और उस सिंगुलरिटी का कैरेक्टरिस्टिक भी बताया था, अनइमेजिनेबल वॉल्यूम, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर। इसके बाद क्या होगा, वो जो हमारा सिंगुलरिटी था वो एक्सप्लोड करना चाहेगा और एक्सप्लोड करेगा। जब वो एक्सप्लोड करेगा तो इस इवेंट को हमारे यूनिवर्स के इतिहास में बिग बैंग का नाम दिया जाता है। इसके एक्सप्लोजन से एनर्जी रिलीज होगा और वो एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। सबसे पहले तो इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगा, मतलब अब स्पेस क्रिएट हो रहा है हमारे यूनिवर्स में, तो एनर्जी का मास में कन्वर्जन भी इसी टाइम में स्टार्ट होगा। जो हमारे शुरुआती जो मतलब मटेरियल्स बनेंगे उसमें होगा सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और बनाएंगे पहला एटम, दैट विल बी हाइड्रोजन एटम। नोट्स करके यहाँ पे लिखा है कि विथ इन द फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम बिग बैंग फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। ठीक है, मतलब 3 मिनट के अंदर ही पहले एटम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इन अर्ली यूनिवर्स द मैटर एंड एनर्जी वेयर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा आया एग्जिस्ट में, जिसकी वजह से जो भी मैटर्स थे वो एक दूसरे के पास खींचे चले आए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्लाउड बना जिसको हम कहते हैं नेबुला। ठीक है, और ये नेबुला फिर और बड़ा होगा और इसके सेंटर पे, इसके जो हमारा कह सकते हो कि सेंटर या कोर पे हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन की वजह से हमारा स्टार का फॉर्मेशन होगा एट द सेंटर ऑफ द नेबुला। और उस नेबुला के किनारों पर क्या होगा, उस नेबुला के किनारों पर हमारा रोटेटिंग डिस्क बनेगा, बड़ा बड़ा ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बनेगा, जिसमें गैस और डस्ट क्लाउड जो है वो रोटेट करेंगे। रोटेट करते करते वो आपस में कंडेंस होना शुरू कर देंगे, जिसके कंडेंसेशन की वजह से स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बनेगा। और वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फिर आपस में क्या करेंगे, वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको हम प्लैनेट सिमल बोलते हैं। और फिर जो प्लैनेट सिमल होता है वो फिर एक दूसरे से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, एक्रीट करेंगे और एक लार्जर बॉडी बनाएंगे जिसको हम प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अर्थ सोलर सिस्टम भी बना होगा। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं मून का। देखो इसमें मून का ऐसे ही मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जो मून था इसका फॉर्मेशन जो है इसके लिए भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारा एक्सेप्टेबल थ्योरी वो है जेंट इम्पैक्ट वाला, द स्प्लॉट वाला। ओके, इसमें यह माना जाता है कि जब हमारा अर्थ फॉर्म हुआ तो पहले कूल होना शुरू किया, बेचारा कूल हो ही रहा था, हमारा पृथ्वी ठंडा हो ही रहा था कि फिर से एक गर्मी आ गई पृथ्वी के अंदर। वो किसकी वजह से आई? जेंट इम्पैक्ट की वजह से आई। माना जाता है कि हमारा पृथ्वी के 1 से 3 गुना साइज का जो हमारा पृथ्वी नहीं बल्कि मार्स के 1 से 3 गुना साइज का एक ग्रह हमारे पृथ्वी के पास से गुजरा और पृथ्वी से कोलाइड हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पृथ्वी का कुछ हिस्सा ठीक है टूट गया। टूटने के बाद स्पेस में वो पहुंचा और स्पेस में ये जो स्पेस में जब ये पहुंचा तो ऐसा हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, पृथ्वी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। जब चक्कर लगाया तो जो मटेरियल्स थे पहले बिखरे हुए थे, फिर आपस में कंबाइन होकर के उन्होंने मून का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और हमारे मून का फॉर्मेशन 4.44 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। तो हमारा जो पृथ्वी का फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे लिखा होगा 4.6, कहाँ गया, कहीं लिखा है नहीं, लिख लीजिएगा 4.6 बिलियन ईयर्स एगो आवर अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, और मून का फॉर्मेशन कब हुआ? 4.44 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ।
एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जल्द ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब ये वीडियो को जस्ट बनाने के बाद मैं वो नेक्स्ट वाला वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है और बोरियत होने लगती है ज़्यादा बड़े वीडियो में, ठीक है। तो वो रहेगा नया टॉपिक, थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही ये 1-2 वीडियो में मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद हमें यही क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और आपका एक और काम है, यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये PYQs हैं UPSC का। ओके, तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। इसमें देखिए सिंगुलरिटी वर्ड यूज़ है, तो इसको ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। अभी दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए, बट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।